हाउ यू गॉट IIT, आई वॉन्ट टू नो योर स्ट्रैटेजी। बहुत सिंपल सी बात है, जो इंसान मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आप हमेशा अपनी मेहनत पे कायम रहिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने अंत तक मेहनत की और उसको कुछ ना मिला हो। मेहनत, द हार्ड वर्क ऑलवेज गेट्स पेड ऑफ। और कैप्टन भी तो ये कहते हैं, आप मेहनत करो, मैं पीछे पीछे फल दे ही रहूं आपको। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मेहनत तो करो, बिना मेहनत के मैं कैसे आपको कोई गिफ्ट दे सकता हूँ। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि फल हमें इस टाइम पे मिल जाना चाहिए था, हम मेहनत करना बंद कर देते हैं। मेहनत करना बंद मत कीजिए। जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। जेई जब मैंने प्रिपेयर किया था, IIT जेई, बैड लक या कुछ लो प्रिपरेशन कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, IIT जेई में क्रैक नहीं कर पाया। उस टाइम पे मुझे बहुत दुख था कि मैं IIT जेई क्रैक नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे को अपने ऊपर उस टाइम पे ट्रस्ट था। अब अगर उस दिन मेरा ट्रस्ट मेरे ऊपर से ख़त्म हो जाता, अगर वो ट्रस्ट उस दिन टूट जाता, तो शायद मैं कभी भी लाइफ में IIT में नहीं जा पाता। उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब मेरे पास नेक्स्ट चांस आया है। फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया। गेट के एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आई वॉज वेरी 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 सीरियस, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, बट मैंने ये ठान लिया था कि इस बार मेरे को करना ही करना है। मैं सोते उठते जागते सिर्फ और सिर्फ पढ़ता था, खाता था, सोता था, पढ़ता था, खाता था, सोता था, वही उठता था। और एग्जाम क्लियर करा था ना आपने? IES का भी मैंने दिया है। एक्चुअली प्री क्लियर किया था, बट इनकी एज जिस एज में मैंने गेट क्लियर किया था, मैं आई वॉज 21 जब मैंने गेट क्लियर किया था। उसी साल मैं IES का एग्ज़ाम देना चाहता था, बट मैं IES का एग्ज़ाम दे नहीं सकता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ एज। तो क्योंकि मेरी एज 21 ईयर्स थी, और उस टाइम पे IES में 21 कंप्लीट हुई नहीं थी एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं अपीयर नहीं हो पाया। अदरवाइज मे भी कुछ और डिफरेंट होता। बट आई बिलीव कि IAS एंड IES उन लोगों को बनना चाहिए जो रियली में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हो इसलिए IAS मत बनना कभी। अगर अंदर ऐसा कुछ है कि यार मुझे इस पोस्ट पे पहुंच के ये करना है, तो ही IAS और IES ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिएगा। मुझे अपना डांस का पैशन भी परस्यू करना था, और कुछ ऐसा करना था कि मेरा डांस भी होता रहे साथ साथ, और मैं जॉब भी करता रहूँ। ताकि वो गेट का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आई वेंट टू IIT, और उसके बाद आई वेंट टू पब्लिक सेक्टर यूनिट। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मैंने पिछली बार भी बताई थी, किसी भी एग्ज़ाम में 60% मार्क्स इज़ अ मस्ट। आप 60% तो लेकर डेफिनेटली आइए, आपकी कोई ना कोई रैंक ज़रूर आएगी। बट उससे ज़्यादा, अगर जितना ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी रैंक आएगी। तो उतना पढ़िए। हर एग्ज़ाम को टेक इट एज अ डिफरेंट चैलेंज। एग्ज़ाम के बारे में पढ़िए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या जाती है, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं। सैम्पल पेपर और बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग क्या होते हैं, लास्ट तक थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, लास्ट तक थ्योरी पढ़ते रहते हैं। इवन 12th 10th में भी हमें यही सिखाया जाता था कि आप लोग सैम्पल लास्ट में 3 मंथ, जब लास्ट के 3 मंथ्स बचते थे, तो बस ये बोल रहे सैम्पल पेपर करो, सैम्पल पेपर करो, सैम्पल पेपर। मोस्टली ऐसा होता है कि आधे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में से ही आते थे। डेफिनेटली। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक ऐसी चीज़ है, आपका आजकल तो ऑनलाइन होने लगे हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए ऑनलाइन जवाब देने की। हाँ, तो आपको मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर करने बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम थियरी पढ़ लेते हैं, इंसान का दिमाग एप्लीकेशन ज़्यादा याद रखता है एज कम्पेयर टू थियरी। अगर आपको पता है ये थियरी कहाँ अप्लाई होती है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा जो मैंने पढ़ा है वो अप्लाई कहाँ पे होता है। जैसे हमने जो पढ़ा था आज कुछ भी अप्लाई नहीं होता। साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, कुछ भी अप्लाई नहीं होता। तो बट द थिंग इज, वो तो बचपन में तो इसलिए पढ़ाया था ताकि आपका एनालिटिकल माइंड थोड़ा अच्छा हो। बट ऐसा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि क्या पढ़ना है। डू योर स्मार्ट स्टडी, नॉट ओनली हार्ड स्टडी। यही एक स्ट्रैटेजी है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी एक रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वर्सेस हस्बैंड एंड वाइफ, कौन सा रिलेशनशिप बेटर है? देखिए, रिलेशनशिप कोई भी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या वाइफ एंड हबी का हो। जैसे जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो ऑलमोस्ट एक छोटा सा फेज आता है, देखा आपने, एक छोटा सा फेज आता है रोका और उसके बीच में, जब आप ऑलमोस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब लीगल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हो, बातें कर सकते हो। आई मीन दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ। आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल फेज होता है वो लाइफ का। क्यों देख रहे हो मुझे? नहीं तो यार खुद सोचो यार, तुम्हें घर वालों को पता है कि तुम एक लड़की से बात कर रहे हो, वो बल्कि तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो बल्कि अच्छा 8 बज गए, लड़का क्या कर रहा है, ओहो ईशा से बात कर रहा है, बेटा कर।
मैं वो दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, आराम से बात कर। इतनी आज़ादी और कहाँ होगी यार। नहीं तो- ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी होता है यार। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनकी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, एंड उनका है कि हुआ है। नहीं देखिए, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, हर किसी का अपना अपना प्रोज एंड हाँ। कॉन्स होता है। तो बस एक चीज़ है कि जैसे बोलते हैं ना परफेक्ट कपल जैसी कोई चीज़ नहीं कोई होती। चीज़ नहीं होती। मतलब और कहे तो इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो ये होती है कि देखो, हर किसी के अंदर कोई ना कोई खामी या बुराई डेफिनेटली होती है। सबसे बड़ी बात है आप उसके नुक्स को पहचानिए, आप उसकी हर कमी को महसूस कीजिए, आप उस हर कमी को एक्सेप्ट कीजिए, उसकी बेवकूफ़ियों को एक्सेप्ट कीजिए, और फिर एक्सेप्ट करने के बाद जो प्यार होगा ना, ये देखो कैसे रिलेट कर रही है वो परफेक्ट कपल होता है। और चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे किसी का भी हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, अंत में ये ज़्यादा मैटर करता है कि जब ज़िंदगी का तूफान आएगा ना, उस टाइम पे कौन आपके साथ है। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात है अगर आप आगे वाइफ और हस्बैंड बनते हैं, बट जो भी रिलेशनशिप है, हर रिलेशनशिप ट्रस्ट को, बहुत ज़रूरी है। हर रिलेशनशिप की एक फाउंडेशन होती है ट्रस्ट। Trust। किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट रखिए। दोनों ही रिलेशनशिप बेस्ट हैं, अपने अपने तरीके से बेस्ट हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये होता है कि आपको पता है आप ब्रेकअप भी नहीं कर सकते तो आपको लड़ मरना एक दूसरे के साथ, तो वो सोच भी होनी चाहिए, मतलब कि हाँ जब कुछ भी हो जाए मैं लड़ मरूंगा इसके साथ, लेकिन ब्रेकअप नहीं करूंगा। तो वो वाली चीज़ होता है लव मैरिज में होता है ऐसा। लव जब मैरिज नहीं हुई होती तो होता है कि यहाँ पे बहुत लड़ाई होती है, बाद में मन भी होता होगा कि यहाँ ब्रेकअप हो जाए, लेकिन नहीं कर पाते हो आप। फिर एक बार से फिर 1 घंटे बाद, मैंने देखा है बहुत लोगों को, फिर 1 घंटे बाद फोन करके आपने खाना खा लिया ना, क्यों मेरे अब बाप क्यों फोन कर रहे हो आप, मेरे आपने बाप ने खाना खा खाना लिया, खाया। आप घर पहुँच गए ना आराम से। ये सब बहुत सपोर्ट हो जाती है, मैंने देखा है बहुत लोग, मेरे फ्रेंड्स ही ऐसा करते हैं। टाइम इज द बेस्ट हीलर। हर चीज़ को टाइम दो, कोई लड़ाई भी हो जाती है ना, उसे टाइम दो। हाँ टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर उसी लड़ाई में तुम खुद घी डालने लग जाओगे ना, तो आपकी लड़ाई ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएगी जब आपको टाइम तो क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ हील नहीं कर पाएगी। तो बेस्ट चीज़ है टाइम दो रिलेशनशिप को। कोई भी नोक-झोंक होती है, कुछ भी होता है, गिव इट टाइम, आराम से। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है ना कि हाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में, सॉल्व करने की कोशिश करो, rather than pointing out mistakes। नहीं पॉइंटिंग और मिस्टेक्स तो सही कह रहे हो आप, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए ना कि आप कर रहे हो, ट्रस्ट ही नहीं है और बात सॉर्ट आउट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, और आगे जाके बहुत सारे होते हैं, मैंने देखा है कि आगे जाके रिश्ते इसी वजह से टूट जाते हैं कि आप लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते हो। अगर आप ट्रस्ट रखो, मानो बात को कि वो जो सामने वाला बंदा बोल रहा है वो सच बोल रहा है, तो शायद काफ़ी रिश्ते बच जाए ऐसे। बिल्कुल। बहुत कर दिया रे कोहली। हाँ। Okay, next question. How many times you have been beaten by your school teacher? कभी नहीं मेरे को एक इनको बार देख के हुआ लगता है था। कि बड़ी कुटाई हुई होगी, ना, एक बार हुआ है। क्योंकि ये मैं बताता हूँ, इनका नेचर है नॉटी। पिटाई कभी नहीं हुई, कुछ भी हमारे स्कूल में अलाउ नहीं था। मेरे फादर इन लॉ ऐसे हैं, इनकी कुटाई हुई थी एक बार। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। उन्होंने मेरे को बताया था इनकी कुटाई हुई थी एक बार। कुटाई ही नहीं हुई थी यार। फिर क्या होता था? मणिपुर में एक्चुअली क्या था कि मणिपुर में ना, वहाँ पे मणिपुरी स्कूल था उस टाइम, मेरा केवी में एडमिशन नहीं हुआ था, तो वहाँ पे एक पोयम थी कि भाई मणिपुरी में वो पोयम मुझे याद करके जानी थी, और बस इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो मुझे मणिपुरी नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या करा, मुझे नहीं आती थी, मैं नेक्स्ट डे स्कूल चली गई, तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला भाई पोयम सुनाओ, तो आती नहीं थी, तो उन्होंने मेरे हैंड से, वहाँ पे क्या था, बैम्बू स्टिक्स बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने सुना होगा, तो उन्होंने बैम्बू स्टिक्स से ना मुझे एक मारा था बहुत हाथों आराम पे, से मारा था, मतलब ऐसा But ना ये- बहुत तेज लगता है वो, तो आई वॉज क्राइंग, लिटरली क्राइंग। उसके बाद लिटरली मैं- क्राइम तो ऐसा है कि मतलब लिटरली क्राइम तो ये हर चीज़ को हो जाती है। कुछ भी। उसके बाद मैं घर आई, शाम को पापा आए, मैंने पापा को बताया कि पापा मेरे मारा उन्होंने, मेरे फादर इन लॉ ने उनको स्कूल से ही निकलवा दिया वहाँ से। पापा ने अगले दिन स्कूल से निकलवा दिया, मेरी बेटी को हाथ लगाया, मैं बताता हूँ तुम्हें अच्छे से। मेरी बेटी को हाथ लगाया, अगले दिन इनका स्कूल चेंज। उनको नहीं बर्दाश्त, अब मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब इनको बर्दाश्त नहीं। खुद चाहे कुछ भी बोलते रहे, वो खुद मैं बर्दाश्त सच बोल है। रहा हूँ, कोई और नहीं बोलना चाहिए।
अपना नहीं बताया तुमने, मेरा तो पूछवा लिया। अच्छा मेरे को ही बताना था क्या? नहीं मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे जो स्टूडियस बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं जनरली मार उनको कम लोग पड़ते हैं। उनको टीचर से मार कम पड़ती है, क्योंकि टीचर जो होती है वो जिससे जहाँ से थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है तो उसको कम मारने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मेरे को थोड़ी कम मार पड़ती थी। लेकिन मैंने मार खाते हुए बहुत देखा है। मतलब हमारे एक पीटी के टीचर होते थे तो उसमें उनको स्टूडेंट्स से क्या लेना देना है मतलब बाकी सब्जेक्ट के टीचर तो चलो समझ आता है, हमारे पीटी के टीचर होते थे उनको स्टूडेंट्स से क्या लेना देना है। वो हमारी क्लास में मुझे अभी भी याद है एक पाजी थे, तो पाजी बड़े हंसमुख थे। तो क्या हुआ कि हम जैसे ही थोड़ा सा पीरियड ख़त्म हुआ हम सारे पहुंच गए क्रिकेट खेलने। तो पाजी लीडर बनते थे तो पूरी क्लास को बुलाया गया, पाजी खड़े हो गए आके, हाँ सर मैं लेके गया था क्रिकेट के लिए। सर ने कहा सर ने फिर उनकी धुनाई की। अच्छा वो इतने खुश हंसमुख थे कि सर सर वो कुटाई हो रही है, वो सर और कुटाई हो रही है उनकी। तो बचपन में तो छोटी मोटी ऐसी चीज़ चलती रहती थी, बट आई थिंक वो पहले का ज़माना हुआ करता था। अब तो अलाउ नहीं है। अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है कि जैसा टाइम शायद हमने देखा है वैसा अब वाले बच्चे फोर्थ स्टैंडर्ड तभी से अलाउ नहीं तब से अलाउ नहीं है। तभी और अच्छी से बात भी allow नहीं है। है। और हमारे तो ऐसा होता था कि बचपन में माँ बाप भी ऐसे ही थे कि मतलब मैं रो रहा हूँ ना तो और मारते थे, नहीं चुप हो, भाई मेरे को नहीं चुप हो। मारा, मेरे को नहीं मारा, ये तो क्यूट एंड बबली थी ना, मेरे को नहीं मारा। तो हम तो उन वाले में थे मेरे कि को तो ये था, मैंने रोना शुरू कर दिया ना तो सारे मेरे बिगड़ सारे जाते थे। काम हो जाते थे। अभी भी यही है इनका, अभी वाइफ भी के यही। टाइम पे भी यही रोल है। ये कुछ है कुछ हो रहा है एकदम से रोना शुरू कर देंगे, मैं पिघल जाता हूँ। हाँ हाँ पिघल जाते हैं, कहते हैं रो क्यों रहे तुम, रो रही हो, उन्हें और गुस्सा रो क्यों रही हो, उठो तो साले। नहीं मुझे सीरियसली अच्छा नहीं लगता है कि आंखों में आंसू आते हैं ना। आई लव हर सो मच। बीवी मेरा गोलू बीवी कैसे आगे बंद कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हनीमून में कहाँ गए थे? ओके ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट Q&A सेशन में देखेंगे। हनीमून में मैं फर्स्ट टाइम आउट, मेरा बहुत पहले से एक सपना था, कह सकते हैं कि मैं अपने आप एक बार आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता था। इंडिया में मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट में जा चुका हूँ। मेरी कंपनी का प्रोफाइल भी ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं इनके चक्कर में मैं भी घूम लेती हूँ। अलग जगह मैं जाता रहता हूँ। तो इंडिया में मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ और इंडिया इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री। मतलब कहते हैं ना कहीं पे भी घूम लो, इंडिया से अच्छा कुछ नहीं है। आपको कहीं पे भी घूमने जाना है इंडिया में जरूर जाओ। तो पहले मतलब घूमने से पहले बता रहा हूँ, तो पहले था कि एक बार आउट ऑफ इंडिया ज़रूर जाना है और अपने खर्चे पे जाना है। तो जब मेरी शादी हुई तो आई थॉट कि ये बहुत अच्छा एक ओकेजन है, इनको भी खुशी होगी, ये भी फर्स्ट टाइम जाएंगी बाहर, इन पर रॉक भी बनेगा। कुछ नहीं रॉक बना मेरे पे। अच्छा। देखो बल्कि फ्लाइट पे डर लगता है। इनको फ्लाइट पर डर लगता है, ये मेरे को बाद में पता चला। तो मेरे को था कि एक बार आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो इनको मैंने प्रपोज किया कि हम एक काम करते और हैं। मैं ज़्यादा शानी थी, मैंने कहा आज ये जगह चलेंगे। इन्होंने पता है ऐसे करके और ये मैंने कहा ये के लिए नहीं, बस ये जाना है। तो अल्टीमेटली फिर वही है, हमारा पति पत्नी का फेस तो उसी टाइम पे स्टार्ट हो गया था। उसके बाद एक जगह पे आना, बट हमने जो मिलकर डिसाइड किया वो था थाईलैंड। तो हमने कहा कि अब हम थाईलैंड जाएंगे और बहुत मजा आया, बहुत मजा हम आया। फुकेट गए, हम बैंकॉक गए, पटाया हम गए। थाईलैंड गए, पटाया गए। पता नहीं मैंने कितनी सिटीज़ को, कौन सी सिटी किसके अंदर आती हो सकता है मैंने कहीं कहीं पे मिक्स भी कर दी हूँ, बट हम ऐसे एक लेकिन बहुत टर्न कॉस्टली है यार। कॉस्टली है। अगर आप चाहते हो तो हम एक व्लॉग भी बना सकते हैं टेलिंग यू कि हमारा थाईलैंड का टूर कैसा रहा और हमने वहाँ पे कैसे कैसे खर्चा किया और कितना खर्चा किया आपको बता सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग अगर आपको चाहिए इस पे तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे अपना वो एक्सपीरियंस कि हमारा थाईलैंड का टूर कैसा रहा। बट बहुत मजा आया था। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टूर एंड बस मुझे थाईलैंड में ना एक चीज़ पसंद नहीं है, इनको नॉनवेज पसंद नहीं है, तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो हमारे इंडिया में भी मिलता है, वो चीज़ नहीं। जैसे एक्चुअली क्या हुआ कि ना हम लोग पटाया में थे, फुकेट में थे, आई वर लाइक इन फुकेट, आई थिंक हम फुकेट में थे। तो ये ना मुझे एलिफेंट रेड के ले गए थे। हाँ
मैंने इनको एलिफेंट राइड कराई। मैंने तो ये सोच के कराई थी, मैंने तो ये सोच के कराई कि इनको ना सब कुछ हर चीज़ का एक्सपोजर मिले। तो मैंने सबकी टिकट ले ली धड़ाधड़, वो कॉम्बो में टिकट नहीं मिलती पूरी कि सारी चीज़ें कर सकते हो आप सर, आप जाइए आप सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने कहा सर सारी चीज़ें दे दीजिए। मैंने खरीद लिया टिकट लंबा चौड़ा, उसके अंदर एलिफेंट राइडिंग थी, एलिफेंट के साथ खेलना था, एक दो तीन चीज़ें और थी। तो इन्होंने कार राइडिंग तो की, हॉर्स राइडिंग में था, कैमल राइडिंग भी था, वो तो किया ही नहीं। इन्होंने एक भी राइडिंग नहीं की, सारी टिकट वेस्ट गई। एलिफेंट राइडिंग किया था मैंने, एलिफेंट राइडिंग किया था। उसके बाद क्या हुआ कि एलिफेंट राइडिंग में इन्होंने एलिफेंट का दुख देखा जो ना, तो इनसे वो दुख देखा नहीं गया, तो इन्होंने उसके बाद की सारी राइड्स कैंसिल कर दी। तो अच्छी बात भी है। एनिमल्स क्रुएलिटी बहुत गुस्सा आ रहा था एक्चुअली, क्योंकि ना मतलब क्या था कि जो उनका ड्राइवर था, मतलब जो एलिफेंट चला रहे थे, तो उन्होंने क्या था यहाँ पे एलिफेंट को बांध रखा था एंड उस बेचारे को ना आई थिंक दर्द बहुत हो रहा था उनको, तो बड़ा इनको काफ़ी फील हो रहा था। और देखिए क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है वो हम तो नहीं बताएंगे, बट ये है कि नोबडी शुड बी इम्प्रिजन्ड। अभी देखो लॉकडाउन में हम सारे इम्प्रिजन, हमें कितना अजीब लग रहा है। मैं और एनिमल्स बेचारे 30-40 साल तक रहते हैं प्रिजन में रहते हैं, वो कैसे रहते होंगे? हम कितना गुनाह कर रहे हैं उनके साथ। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच आपकी पेशेंस के लिए। आपने इतनी देर बैठकर आपने हमारी ये वीडियो देखा, चपड़ सुनी, और आपके साथ बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत कोशिश करते हैं बीच में हमें टाइम मिले, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि ऑफिस का स्केड्यूल भी ऐसा रहता है, और कई बार कुछ ऐसे टाइम नहीं मिल पाता है कि एक बार हम बैठें और आपके साथ आराम से बात कर पाएँ। अभी हमारे पास टाइम था तो हमने एक साथ बैक टू बैक काफ़ी Q&A के पार्ट्स बना दिए, और धीरे धीरे अपलोड करेंगे हम उसे। एंड थैंक यू सो मच, आप हमें सपोर्ट करते रहिए। आप यूट्यूब पे इनका भी चैनल है, उस चैनल पे भी हम इनकी कुकिंग की वीडियोस डालना शुरू करेंगे अब। कमाल की बात है, हमने शूट कर रखी है, अभी तक एडिट करके डालना बाकी है। बड़ी सारी शूटिंग कर रखी है मैंने टिक्की बना रखी है, मोमोज बना रखे हैं, टिक्की मोमोज और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। बट ऑल इन ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, आबाद रहिए, सबसे बड़ी बात है कि मस्ती करिए, फैमिली टाइम बताइए। प्लीज डोंट गो आउटसाइड, स्टे सेफ, स्टे होम। आप कोशिश करिए कि जितना आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय गाइस।